हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रियल कॉन्सेप्ट एंड वंस अगेन न्यू टॉपिक, नया यूनिट, नई पढ़ाई। ठीक है, क्या हम स्टडी करने वाले हैं? द्रव स्थैतिकी के बारे में। क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक, यहाँ से टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कम शब्दों में टू द पॉइंट स्टडी और सवालों को सॉल्व करने का आपको अकॉर्डिंग नज़रिया सिखाएंगे, कैसे रीड करना है, कैसे सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो पहले टॉपिक को हाइड्रोस्टैटिक यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में हमें फ्लूइड की दो प्रॉपर्टी होती है, मतलब मीन्स जब हम रीड करते हैं तो ये हाइड्रोस्टैटिक टॉपिक आता है ना, ये फ्लूइड में इसको हम रीड करते हैं। तो दो टाइप की हम प्रॉपर्टी रीड करते हैं। फ्लूइड के अंदर दो प्रॉपर्टी होता है, एक होता है हाइड्रोडायनामिक और एक होता है हाइड्रोस्टैटिक। बट डायनामिक आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो डायनामिक में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा भी पार्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसीलिए शुरू में ही दिखा दिया जाता है हाइड्रोस्टैटिक, मतलब हमें रुके हुए द्रव का अध्ययन करना है, स्थिर द्रव का अध्ययन करना है। और अब हम लैंग्वेज पे आते हैं। क्लियरिटी समझना, द्रव स्थैतिकी, रुका हुआ द्रव का अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रुके हुए द्रव का अध्ययन करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक कहलाता है। इट मीन्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी डील स्टैटिक फ्लूइड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक। पूरी ये ब्रांच ही है बेटा, फ्लूइड की पूरी अलग ही ब्रांच है ये। तो बेसिक लैंग्वेज हमने बताया। आपको क्या पढ़ना है? हमें प्रेशर से स्टार्ट करना है पढ़ाई। दाब क्या होता है, प्रेशर से स्टार्ट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, प्रेशर से। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर से, जिसको हम लोग दाब कहते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू दाब। और एक लैंग्वेज आपको यहाँ पे क्लियर करूँ, क्योंकि कम शब्दों में बहुत अच्छे से समझना है। प्रेशर का फार्मूला P इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो पहले मैं थोड़ा लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ चीज़ें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फोर्स अपॉन एरिया। लैंग्वेज आपकी यहीं से बन के तैयार हो गई। आई होप आप मुझसे बहुत शुरू से पढ़ रहे हैं, तो खुद ही समझे होंगे। मैं हर एक लैंग्वेज को फॉर्मूले से लैंग्वेज बनाता हूँ, खुद देखो। P इज इक्वल टू एफ बाई ए, इट मीन्स फोर्स अपॉन एरिया। अब लैंग्वेज को समझना, मतलब कोई फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, एक्टिंग फोर्स विच इज एक्ट ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया, मतलब अ फोर्स विच इज वर्किंग ऑन अ पर यूनिट एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक, एक्टिंग फोर्स, ऐसे लिख देना है, एक्टिंग फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, यही आपका प्रेशर कहलाता है। एक्टिंग फोर्स मतलब कार्यरत बल, और ये हिंदी में क्या कहेंगे? एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। ठीक है, इतनी बातें क्लियर? यही आपका फोर्स है। तुमको मैं मतलब आप लोग को एक अच्छी बात समझाते हैं। कभी भी सवाल को रीड करो, एक्चुअल में फोर्स डिफाइन, सॉरी प्रेशर डिफाइन ही होता है सिर्फ और सिर्फ पर यूनिट एरिया पे। एक प्रत्यक्ष उदाहरण, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे दो हाथ हैं, अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूं, तो ये जो मेरा हाथ जो कवर कर रहा है ना एरिया, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये हाथ का एरिया देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड प्रेशर, एक्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और दूसरी खूबी होती है, अगर थोड़ा सा अपर लैंग्वेज में बात कर ले, तो इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं नॉर्मल फोर्स। सेम एज इट इज, ऐसे प्रत्यक्ष देखो, ये हम फोर्स जब लगाते हैं तो ये नॉर्मल है कि नहीं? क्यों? परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है। तो यहां पे हम ये भी कहते हैं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ये भी आप कह सकते हो एरिया, ये भी लाइन आप कह सकते हो। और आसान शब्दों में आपको सिर्फ और सिर्फ बल चाहिए और क्षेत्रफल से भाग दे दो, क्या निकल आएगा? प्रेशर निकल आएगा। ठीक है, और खास तौर पे याद रखना, एरिया रखते हैं यहाँ पे, लेंथ मत रख देना, गड़बड़ कर दोगे। एरिया रखना, क्षेत्रफल रखना, क्षेत्रफल रखना, बस ये याद रखना। ठीक, इसका यूनिट की बात कर लेते हैं। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन पर, क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज एग्जैक्ट यूनिट। और इसी को हम कहते हैं पास्कल, इसी को हम कहते हैं पास्कल, PASCAL, पास्कल। ये SI यूनिट है, दाब का SI यूनिट है पास्कल।
एक छोटा सा टॉपिक यहीं पे दाब पढ़े हैं, तो एक कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर पढ़ लिए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत आसान लैंग्वेज में, हमारा वातावरण, हमारा सराउंडिंग जो दाब हमारे ऊपर लगाता है, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फियर के द्वारा हमारे ऊपर लगाया गया दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। दिस इज एक्ट ड्यू टू एयर पार्टिकल, ड्यू टू सराउंडिंग और ड्यू टू क्या कहते हैं हम लोग, ये जो 5 लेयर होते हैं ना हमारे वायुमंडल के, एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स होते हैं, उन 5 लेयर्स के द्वारा हमारे ऊपर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू फिक्स होती है, कितना होता है, कितना होता है 1 × 10⁵ पास्कल, पास्कल। ठीक, इतने बेसिक पॉइंट्स इससे रिलेटेड सफिशिएंट थे। और इस दाब के और भी यूनिट होते हैं, उसको क्वेश्चंस के थ्रू हम डिस्कस कर लेंगे। कई यूनिट होते हैं बट मेनली आपको यही रिमेंबर रखना है। अगर MKS की बात कर दे तो न्यूटन को ओपन कर देना फुल फॉर्म में, वो MKS फॉर्म हो जाएगा। जैसे लिख देते हैं, न्यूटन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बगल में मीटर 2 बार है, मीटर इंटू मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। ये MKS यूनिट, प्योर MKS यूनिट। CGS की बात कर लें तो ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, ये भी क्लियर, तीनों यूनिट बिल्कुल क्लियर। अभी हमने बात किया था प्रेशर के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जाना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसी लिक्विड के अंदर प्रेशर होता कितना है, प्रेशर को एक्चुअल में डिफाइन कैसे करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड। तो ये पूरा टॉपिक है, अच्छे से समझ लेना, किसी लिक्विड के भीतर कितना प्रेशर लगता है, हम ये टॉपिक अब डिस्कस करते हैं। ये हमने बनाया फ्लूइड, फ्लूइड का ही 2 प्रॉपर्टी होता है, ऑलरेडी हमने बोला। ठीक, तो फ्लूइड के इनसाइड कितना प्रेशर होता है हमें ये मेज़र करना है। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था प्रेशर इज इक्वल टू ρGH, एक्चुअल में यही आंसर है और हम इसको कह भी यही सकते हैं, बट कैसे आया थोड़ा सा फास्ट वे में समझ लेते हैं कैसे आया। बाकी प्रेशर हमारा ρGH होता है। ठीक, पूरी डेरिवेशन फास्ट वे में देख लीजिए, समझाने की कोशिश करता हूँ, बेहतरीन समझ सको आप। हम करते क्या है, फ्लूइड के अंदर 2 पॉइंट मेज़र कर लेते हैं। फ्लूइड के अंदर 2 पॉइंट, दिस इज़ पॉइंट A, दिस इज़ पॉइंट B, 2 पॉइंट मान लेते हैं। एक हाइपोथेटिकल यहाँ पे सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। क्यों, समझाते हैं अभी। उन 2 पॉइंट पर एक हम हाइपोथेटिकल सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर देते हैं और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ फोर्स लग रहा होगा इस सरफेस पे और कुछ ना कुछ फोर्स इस सरफेस पे लग रहा होगा। ठीक, तो एरिया जो हमने हाइपोथेटिकली माना है, इस हाइपोथेटिकल सरफेस का एरिया कितना होगा A, ये भी हाइपोथेटिकल सिलेंडर है तो दोनों का एरिया सेम होगा। और ऊपर से कुछ ना कुछ फोर्स वर्क कर रहा होगा, आप समझ रहे हो, एटमॉस्फेरिक ही मान लो तो लग रहा होगा। और सेम उसी तरह नीचे से लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा F2 और ऊपर से फोर्स लग रहा होगा F1। ऊपर से नीचे की तरफ F1, नीचे से ऊपर की तरफ F2। क्यों कहोगे सर नीचे क्यों ऊपर लग रहा है? बेटा लिक्विड के इनसाइड ना तरल ऊपर की तरफ बल लगाता है। अभी आगे डिस्कस करेंगे उत्प्लावन बल, उससे पहले वो चीज़ समझा दूं। एक्चुअल में जब किसी फ्लूइड के अंदर हम प्रेशर मेज़र करते हैं या कोई भी वस्तु रखते हैं तो रियल में तरल हमारा फोर्स लगाता है अपर साइड, इसलिए हमने F2 माना। और यहाँ पे हम न्यूटन का इक्वेशन अप्लाई करते हैं। न्यूटन का समीकरण कैसे, इस बॉडी का कुछ ना कुछ मास रहा होगा भाई, जो पानी है नीचे की तरफ mg वर्क करेगा, एक फोर्स यहाँ पे एक फोर्स वर्क करेगा mg नीचे की तरफ mg, और उसी तरह से ऊपर से एक फोर्स सपोर्ट कौन कर रहा है F1 और विरोध कौन कर रहा है F2। यही 3 फोर्स वर्क कर रहे हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 2 पॉइंट के बीच का हाइट अगर h है, 2 पॉइंट के बीच का हाइट h है और इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ हो, वॉल्यूम मतलब कुछ ना कुछ हो। तो ज़रा समझना, हम इक्वेशन बैलेंस करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, F + mg, अकॉर्डिंग टू रूल पूरा समझा दे रहा हूँ। F1
प्लस mg, क्यों? दोनों फोर्स एक दिशा में हैं, जुड़ जाएंगे, इज इक्वल टू F2, ये विपरीत दिशा में है। तो F1 प्लस F2 यहाँ से हम लिख सकते हैं F1 माइनस F2 प्लस mg इज इक्वल टू 0। और फोर्स बराबर होता है प्रेशर इंटू एरिया। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े थे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। तो F1 की जगह क्या लिखोगे? P1 इंटू एरिया, P1 इंटू एरिया माइनस सिंबल, यहाँ पे P2 इंटू एरिया ये रखोगे, और प्लस मास की जगह पे V, ठीक है, रो G बराबर 0। और वॉल्यूम बराबर हम क्या लिख सकते हैं? इसका वॉल्यूम क्या है? H इंटू एरिया, यहाँ पे लिखो H इंटू लिखो एरिया इंटू लिखो रो इंटू लिखो G बराबर 0। और यहाँ पे क्या लिखे हो? P1A माइनस P2A, बीच में प्लस। इस सिंबल को सॉल्व करके खुद ब खुद देख लो, इक्वेशन के उस पार भेज दो, एरिया 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 कट जाएगा, कॉमन ले लो, 0 से भाग दे दो, एरिया 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 कट गया। तो ये पूरे डेरिवेशन के थ्रू हमारा मेन आंसर आया P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। ये आपका रियल जवाब है, विद डेरिवेशन हमने समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे ना इक्वेशन लगती है, न्यूटन्स इक्वेशन लगता है। अब हम पूरे फील करेंगे कंसेप्ट को, पूरे कॉन्सेप्ट को फील करेंगे कि क्यों इतना एज्यूम किए। हमने मान लिया 2 पॉइंट के बीच h दूरी था, एरिया a था, हाइपोथेटिकली सब कुछ एज्यूम किए, जो हाइपोथेटिकल था काट दिए, ठीक। और डिफरेंस निकल के आया P2 माइनस P1 बराबर रो जी एच। अब यहाँ पे पॉइंट के थ्रू समझाता हूँ, हम डायरेक्ट रीड कर सकते थे लेकिन अब समझाता हूँ। अगर हम इसको पहला केस मान लें, केस फर्स्ट, अगर आपसे कभी ये पूछ ले ये दोनों पॉइंट एक ही जगह है, छोटा सा फिगर बनाओ, छोटा सा फिगर, आपसे कह दे ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही जगह है, पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों, तो आप क्या जवाब दोगे? यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है, किसी द्रव के दोनों पॉइंट एक ही दिशा में हो तो प्रेशर समान होता है। तो ये P2 माइनस P1 डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ P होगा, सिर्फ P होगा। और दोनों के हाइट क्या है? 0 है ना भाई। जब दोनों सेम दिशा में आ गए तो क्या डिस्टेंस इनके बीच है? नहीं है, प्रेशर इज इक्वल टू 0। इसीलिए कहा जाता है कि किसी द्रव के एक ही तल पर अगर दो बिंदुओं के बीच प्रेशर निकालें तो प्रेशर डिफरेंस 0 होता है। ये केस फर्स्ट। द्रव के भीतर किसी भी 2 पॉइंट के बीच अगर हम निकालें, और ये 2 पॉइंट कैसे हैं? क्षैतिज है, क्षैतिज, हॉरिजेंटल, तो द्रव के क्षैतिज तल पर प्रेशर 0 होता है। केस फर्स्ट। बाकी ये सारी चीज़ें डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट हर एक चीज़ आपको क्लियर, सेम एज इट इज़। अगर आपसे पूछे कि किसी द्रव के भीतर 2 बिंदुओं के बीच की ऊंचाई h है, तो आप प्रेशर डिफरेंस बताओगे कितना? रो जी एच। और हम एक्चुअल में प्रेशर डिफाइन करते हैं 2 पॉइंट के बीच, तभी यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आया है। बाकी ये इक्वेशन कैसे आया? लास्ट टाइम रिपीट, अपर सरफेस पे नीचे की तरफ फोर्स, नीचे वाले सरफेस पे अपर साइड फोर्स, ये ऐसे mg नीचे वर्क करेगा, F1 नीचे, F2 ऊपर। और इस इक्वेशन को जब बैलेंस करोगे तो यही लिखोगे, दोनों फोर्स जुड़ जाएंगे बराबर, ये विरोध करेगा, तो विरोध किया था तभी माइनस F2 है, ठीक। वैल्यू रख दोगे, फोर्स बराबर PA, फोर्स बराबर PA, और m के जगह पे V रो G, और वॉल्यूम क्या है? h इंटू हाइट, एरिया, हाइट इंटू एरिया वॉल्यूम है, तो ये आपका वैल्यू निकल के चला आएगा। और केस फर्स्ट इस बात को याद रखिएगा, क्षैतिज तल पर दाब 0 होता है। किसी भी लिक्विड में क्षैतिज तल पर दाब क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। और यहीं से एक बात निकलती है जिसको एज अ रिजल्ट आप रिमेंबर रखिएगा, दाब हमारा सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई पे डिपेंड करता है, ऊंचाई पे। प्रेशर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट टू एच इनसाइड अ फ्लूइड, ठीक है ना। बाकी रो पे तो डिपेंड करता ही है, तो वो अलग चीज़ है, बट ये आपको मेन कहना है तो P जो होता है वो हाइट पे डिपेंडेंट है, ठीक। इतनी चीज़ें। अब इसको इरेज करते हैं,
और आपसे यही छोटा सा क्वेश्चन पूछता है कि प्रेशर कैसे डिफाइन, मैंने पूरा इसका डेरिवेशन ही समझा दिया। ठीक, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, कि क्षैतिज तल पर दाब बताइए, दाब किस पर निर्भर करता है, किस पर नहीं निर्भर करता है। तो ये सारे छोटे पॉइंट्स यहाँ से इंक्लूड हो गए। अब अगर हम थोड़ा सा एक कदम और आगे चलें, थोड़ा सा और आगे चलें, तो हमारा आगे लॉ आता है पास्कल लॉ, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। छोटे से फिगर के थ्रू चलिए हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। जिस भी फ्लूइड का हमें प्रेशर निकालना होता है, एक छोटा सा फिगर बना देते हैं। जिस भी प्रेशर का आपको फ्लूइड डिफाइन करना है, उसका क्या क्या चाहिए, रो चाहिए। रो का मतलब डेंसिटी, जो फॉर्मूले में रो आया था, दिस इज डेंसिटी। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच क्या था, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी। आपको समझाने के लिए फिगर में दिखता रहे, ठीक है ना। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एच, तब आप जवाब दोगे रो जी एच, रो जी एच। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अब हम बात कर लेते हैं पास्कल लॉ की। यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। पास्कल लॉ, पास्कल एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये बताया था कि अगर हम किसी भी द्रव में कहीं पर प्रेशर अप्लाई करें, मतलब द्रव के किसी भी सतह पे प्रेशर अप्लाई करें, तो ये प्रेशर ना पूरे द्रव में समान रूप से वितरित हो जाता है। मीन्स अगर हम बड़ा सा ये डब्बा बनाते हैं, यहाँ पे हमारा फ्लूइड है, ये हमारा क्या है, फ्लूइड है। हम कहते हैं, फिगर के थ्रू समझना। फॉर एग्जांपल मेरा मन किया, मैंने यहाँ पर प्रेशर लगाया थोड़ी देर के लिए, मेरा मन किया, मैंने यहाँ प्रेशर लगाया, तो ये प्रेशर हर जगह समान रूप से फैल जाएगा। मेरा मन किया, मैंने यहाँ प्रेशर लगाया, तो मैंने प्रेशर अप्लाई किया, तो हर जगह समान रूप से फैल जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे अगर मैंने प्रेशर लगाया, तो वो समान रूप से फैल जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर आप किसी तरह यहाँ प्रेशर लगा दो, यहाँ, तो ये पूरे द्रव में समान रूप से फैल जाएगा। अगर आप इधर से प्रेशर लगाओ, तो ये पूरे द्रव में समान रूप से फैलेगा, मतलब यहाँ भी समान, यहाँ भी समान, यहाँ भी समान। आई होप पूरी बातें क्लियर हो गई होगी। इसी को कहते हैं पास्कल लॉ। यही बात उन्होंने कहा था कि किसी भी द्रव के किसी भी सतह पर कहीं पर भी प्रेशर अप्लाई करें, तो पूरे द्रव में समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पास्कल लॉ। और यही था हमारा इस शॉर्ट तरीके में पास्कल लॉ किसे कहते हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, लिफ्ट। इसको कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं बहुत शॉर्ट टॉपिक के थ्रू। हाइड्रोलिक लिफ्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कैसे, क्या होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। जितने भी गाड़ी के ब्रेक्स होते हैं, टू व्हीलर छोड़ दो, टू व्हीलर में मतलब ये बाइक वगैरह छोड़ दो, जो बहुत महंगी बाइक्स हैं उसमें वो भी कंसेप्ट यूज़ होता है, बट थोड़ा सा अपर बात कर लो। ट्रेन हो गया, बस हो गया, इंजन हो गया, ट्रक हो गया, जेसीबी हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इन सभी में हाइड्रोलिक लिफ्ट का मीन्स हाइड्रोलिक ब्रेक का कंसेप्ट लगता है। दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक, दोनों में कंसेप्ट सेम वर्क करता है। क्या कंसेप्ट है समझाते हैं। हम ऐसा मान के एज्यूम करते हैं कि जो सरफेस है, चलो यहाँ पर फिगर बना देते हैं, यहाँ पे हम डिराइव कर देंगे। हम मान लिए थोड़ी देर के लिए ये एक छोटा सा कोई डब्बा है, और हमने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया। जैसे इसमें क्या भरा है, फ्लूइड भरा है, ये हमें इसमें फ्लूइड भरा है, ठीक, फ्लूइड भरा है। अब थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया ये एरिया हमने कवर किया है, दिस एरिया इज़ A1, दिस एरिया इज़ A1, ये यहाँ का एरिया A1। उसी तरह से यहाँ का एरिया हो गया A2, दिस एरिया इज़ A2।
हाइड्रोलिक ब्रेक में कंसेप्ट क्या लगता है, आप कहीं से भी फोर्स लगाओगे, प्रेशर लगाओगे, वो द्रव में समान रूप से वितरित हो जाएगा। उसी का एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो वही समझाता हूँ इस पर कंसेप्ट क्या लगता है। एक्चुअल में हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज़ ये होता है कि किसी छोटे एरिया पे फोर्स लगा करके बड़े एरिया को उठाया जाता है या दबाया जाता है, दोनों चीज़ें। ठीक, तो हमने एज्यूम कर लिया दिस एरिया इज़ A1, दिस एरिया इज़ A2, और दोनों कंसेप्ट में वर्क करेगा। हमने यहाँ पे अप्लाई किया F1 फोर्स, हमने अप्लाई किया F1 फोर्स, A1 उसका एरिया था, A1 इसका एरिया था, और हमने फोर्स अप्लाई किया F1। तो F1 फोर्स अप्लाई किए, एरिया A1, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, खुद से सोचो। यहाँ का प्रेशर P1 बराबर F1 अपॉन A1, यही लिखोगे ना। ठीक, इसको लिखे रहने दो, इसको लिखे रहने दो। सेम उसी तरह से जब यहाँ पे हम फोर्स लगाए होंगे तो खुद से सोचो, जब यहाँ फोर्स लगाओगे तो ये सरफेस उठ जाएगा ना। जेन्युइन लाइफ में सोचो, एरिया यहाँ भी है, एरिया वहाँ भी है, मूवेबल है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, मूव कर रहा है। तो जब फोर्स अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या संचरित होगा, प्रेशर। ये ऐसे प्रेशर लगेगा, ये ऐसे प्रेशर, ये ऐसे प्रेशर, ये ऐसे प्रेशर, उठ जाएगा। तो यहाँ पे अपर साइड फोर्स लगेगा, अपर साइड, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो एरिया उठ गया होगा। कितने फोर्स से उठा होगा, कितना प्रेशर लगा होगा, समझना। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल इनके, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, जितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई किए ये प्रेशर P1, और उसी तरह यहाँ पर अगर हम प्रेशर लिखना चाहें तो प्रेशर P2 बराबर F2 अपॉन A2, यही लिखोगे। प्रेशर P2 बराबर F2 अपॉन A2। सुनना मेरी बातों को, यहाँ का प्रेशर P2 बराबर F2 अपॉन A2 होगा। तो पास्कल लॉ कहते हैं कि कहीं पर अगर हम दाब लगाएं तो ये दोनों जगह समान वितरित होगा। तो हम उस इक्वेशन से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से लिख क्या सकते हैं, दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर पता चल गया, और उस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं F2 बराबर, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो F2 बराबर P2 इंटू A2 लिखोगे, यही लिखोगे बातें, P2 इंटू A2। अब ज़रा खुद से सोचो, पास्कल लॉ कहता है कि किसी द्रव में, किसी एक ही द्रव में प्रेशर जनरेट करे तो दोनों जगह समान वितरित होता है। तो यहाँ पे रूल क्या होगा, P2 बराबर P1, दोनों जगह का प्रेशर समान रहेगा, भले फोर्स अलग अलग लगे तो प्रेशर दोनों का सेम रहेगा। तो ये P2 की वैल्यू क्या रख दोगे, P1 की वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू रूल F2 बराबर प्रेशर की वैल्यू कितना, F1 अपॉन A1, F1 अपॉन A1, देखो ये लिखोगे F1 अपॉन A1 और मल्टीप्लाइड बाई A2, मल्टीप्लाइड बाई A2। और यहाँ से इस फार्मूले को हम कह सकते हैं कि इस हाइड्रोलिक ब्रेक पे इतना ब्रेक लगा, इतना फोर्स लगा होगा, मतलब इतने फोर्स से उठ गया होगा, या इतना फोर्स इसको प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ किसी एक द्रव में, सेम द्रव में दाब समान होता है। तो P2 बराबर P1, ये P1 की वैल्यू जैसे रखोगे ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले को ज़रा रीड करते हैं। पास्कल लॉ यही है कि दोनों जगह प्रेशर सेम होता है, तो इस फार्मूले को रीड करते हैं। F2 बराबर F1 अपॉन A1 इंटू A2, इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। ये रूल के थ्रू इस बात को कहते हैं कि ये हाइड्रोलिक ब्रेक में होता क्या है, कम फोर्स कम एरिया पर अप्लाई करके अधिक फोर्स हम जनरेट कर सकते हैं, अधिक फोर्स जनरेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेम फ्लूइड में प्रेशर सेम होता है, तो कम बल लगा के ज़्यादा भारी वस्तुओं को उठा सकते हैं। लिफ्ट के केस में यही कंसेप्ट भी वर्क करवा सकते हो, हाइड्रोलिक ब्रेक के कंसेप्ट में यही कंसेप्ट वर्क करता है। जहां आप देखे होंगे फोर व्हीलर्स को धुलवाने जाते हैं, जहां पे फोर व्हीलर्स धुले जाते हैं वहां पर यही कंसेप्ट वर्क करता है। छोटे से एरिया पर प्रेशर अप्लाई करके पूरी गाड़ी को उठा दिया जाता है। ठीक, सेम इसी कंसेप्ट पे। तो ये क्यों ऐसा होता है, अगर एरिया छोटा है, अगर एरिया छोटा है, एरिया A2 बड़ा है, तो A2 बाई A1, ये छोटा एरिया ज़्यादा फोर्स लगाएगा। खुद से देखो,
छोटा एरिया ज़्यादा फोर्स लगाता है, इसीलिए हम ये वर्क करते हैं, इसीलिए ये लॉ अप्लाई करते हैं। छोटा एरिया ज़्यादा फोर्स लगाता है, ठीक है। और यहाँ पे और सपोर्टिव है, कुछ ना कुछ फोर्स मिला रहे हैं, तो ये F1 फोर्स और सपोर्ट कर देता है इसका। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ मिलके एरिया A2 को उठा देती हैं। यही है आपका क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट यही वर्क करता है। सवालों में थोड़ा सा वैल्यू घुमा सकता है, आप दोनों जगह का इंडिविजुअल प्रेशर निकालो और यही वाली वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर निकल के चला आएगा। और पास्कल ने कुछ खास नहीं लैंग्वेज बताया था, उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि पूरे फ्लूइड में प्रेशर सेम होता है, बस ये उन्होंने कहा था, पूरे फ्लूइड में प्रेशर सेम रहता है, ठीक। पास्कल लॉ ने इसी बात को बताया था। तो छोटे से टॉपिक के थ्रू पास्कल लॉ भी क्लियर हो गया। क्या था पास्कल लॉ? किसी फ्लूइड के इनसाइड लगाया गया प्रेशर पूरे द्रव के तल में समान रूप से क्या हो जाता है, मतलब स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो पास्कल लॉ तक बातें। एक टॉपिक होता है हमारा उत्प्लावन बल, या उत्प्लवन बल इसी को कहते हैं, ठीक। उत्प्लवन बल, उत्प्लवन बल, ठीक। या इसी को आप कह दो बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स, ठीक। बॉयंट फोर्स बहुत बारीकी से समझना। तीन बातें पहले क्लियर कर दूं क्योंकि टॉपिक में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसी उत्प्लावन बल को, इसी बॉयंट फोर्स को हम लोग कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, सेम इसी को कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। और सेम इसी को बॉयंसी भी कहते हैं, बॉयंसी, बॉयंसी, तीनों का मतलब सेम है। और यहाँ पे परिभाषा क्लियर करूँ, बहुत कन्फ्यूज़न होता है इस टॉपिक में, एकदम स्पष्ट क्लियर करूँ। जब किसी तरल में, समझना बहुत कम शब्दों में और एकदम स्पष्ट लैंग्वेज बता रहा हूँ, जो कभी कन्फ्यूज़न ही ना क्लियर करे। बॉयंट फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जब किसी वस्तु को डिप करो, जब किसी वस्तु को डिप करो, डिप करने मतलब चाहे डिप करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई वस्तु तरल में तैरता है तो उसका मास m होता है, ठीक, m होता है। तो रियल मास वर्क करता है नीचे की तरफ mg, जिसको भार बल कहते हैं। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट लैंग्वेज समझना, पानी के द्वारा, पानी मतलब तरल या फिर द्रव के द्वारा, सीधा सीधा द्रव के द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल, वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है बॉयंट फोर्स। बस यही है, एकदम स्पष्ट लैंग्वेज। कोई तरल उस वस्तु पर कितना फोर्स लगाता है, कितना धक्का लगाता है, दिस इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। द्रव के द्वारा, यहाँ पे वस्तु बल नहीं लगाता, द्रव बल लगाता है, द्रव के द्वारा, फ्लूइड के द्वारा, बाई फ्लूइड, फ्लूइड के द्वारा वस्तु पर, वस्तु मतलब जो डुबाए हो ऑब्जेक्ट पर, द्रव के द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, बॉयंट फोर्स। अब खुद से सोचो, खुद से समझना, द्रव ने बल लगाया वस्तु पर तो ऐसे ढकेलेगा, ऐसे, इसीलिए इसका डायरेक्शन अपर साइड होता है। तो यहाँ पे ये भी लिख लो, इसकी दिशा सदैव ऊपर की तरफ होता है। दिशा किधर होता है, ऊपर की तरफ। दिशा किधर होता है, ऊपर की तरफ, इसीलिए ऊपर होता है। बॉयंट फोर्स आप हमेशा देखते हो अपर साइड लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि तरल लगाता है ऊपर साइड। क्लियर, बिल्कुल, उत्प्लवन बल क्लियर। और यहाँ पे हम लोग उत्प्लवन बल को निकालने का शॉर्टकट भी सीखते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट नहीं, मैं आपको मेन कंसेप्ट में समझाऊंगा, ठीक, इसको समझ लो यहाँ तक। अब बॉयंट फोर्स के बाद हम बात कर लेते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था अपना प्रिंसिपल। क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में स्पष्ट रूप से ये कहा जाता है कि किसी वस्तु का जो भार होगा
वो हटाए गए पानी के भार के बराबर होगा, बस यही शब्द है। चलो इसको पूरी बारीकी से समझते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलो देखो कैसे क्या है। मैं कहता हूँ किसी फ्लूइड में, ये हमारा फ्लूइड, अब थोड़ा छोटा फिगर बना दे ताकि यहाँ पे थोड़ा जगह की आवश्यकता है हमें। चलो ये कोई फ्लूइड है, हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वस्तु डुबाया, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो हमने इसके अंदर डुबा दिया, बीच का स्पेस खाली कर दो। अब समझना, आर्किमिडीज ने बस इतना कहा था, हटाए गए द्रव का भार लिख देते हैं, डिस्प्लेस वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, हटाए गए द्रव का भार, जो द्रव हटा है उसका भार हमेशा बराबर होगा किसके, वस्तु के भार के, वस्तु के भार के। बस यही था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, डिस्प्लेस वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ ट्रू ऑब्जेक्ट, या फिर ट्रू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको दो वे में कह सकते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कह लो, चलो इसको पहले पूरी लाइन लिख दें, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कह दो तो भी सही है, और या फिर सेम इसी शब्द को, वस्तु के भार को लिख सकते हैं ट्रू वेट, ट्रू वेट, क्योंकि ट्रू मतलब सच्चाई वाला भार, ट्रू वेट, दोनों का मतलब क्लियर। अब इसको कंसेप्चुअल वाइज फील कर लो, क्योंकि यही कंसेप्ट तो समझाना चाहता हूँ। हटाए गए द्रव का भार बराबर वस्तु के भार का बराबर। तो अगर हम कहते हैं दिस इज कैपिटल एम, वस्तु का मास एम, ठीक, तो आ जाओ थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। अगर वस्तु का मास यम है, ये क्या है, वस्तु का मास, तो इसका वेट कितना होगा, कैपिटल एम स्मॉल जी, एम जी। और हम जानते हैं जैसा कि फॉर्मूला, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर इसको एक रूप में और लिखना चाहें तो वॉल्यूम v इस ऑब्जेक्ट का जितना है, और अगर इसका डेंसिटी हम सिग्मा कह दें, सिग्मा, तो v सिग्मा g। दिस इज़ योर आंसर। हर वे में मास यम पहले निकालो, ये वस्तु का है, फिर यम जी कर दो तो भार आ गया, और भार को और कन्वर्ट कर दो तो घनत्व के फॉर्म में, ये घनत्व के फॉर्म में, ये कौन सा फॉर्म है, डेंसिटी फॉर्म। अब आगे चलो, एक कदम और आगे चलते हैं। ये तो हमने वस्तु का भार निकाला ना, दिस इज़ ट्रू वेट एम जी। आपसे कभी कभी कहता है कि हटाए गए द्रव का भार कैसे निकालें, तो एक बात समझना, फील करना भाई, सोचो अगर ये हम वस्तु को डुबाते हैं, तो जब वस्तु को डुबाओगे तो पानी हटेगा कि नहीं। आप घर पे एग्जाम्पल फील करो, जब किसी जग को डुबाते थे तो वो पानी हटाता था कि नहीं। आप घर पे एक टब लो, टब में एक जग लो, जग को जब दबाते हो तो पानी हटता है ना। कितना पानी हटता है, जितना जग का आयतन होगा। तो सेम एज इट इज़ हटाए गए पानी का आयतन भी सेम होगा। लेकिन यहाँ पे हम लिखते हैं, अब हम पानी की बात करते हैं, किसका, हटाए गए पानी की बात। ऊपर वाला था वस्तु की बात, हटाए गए पानी की बात, या फिर हटाए गए द्रव की बात। चलो इसको समझो, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा ना, जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम हटेगा, तो वॉल्यूम v। लेकिन ये बताओ, क्या पानी का घनत्व और वस्तु का घनत्व सेम होगा, नहीं। तो पानी का घनत्व क्या मान लो, अगर हम रो कह देते हैं, रो, तो v इंटू रो और मल्टीप्लाइड बाई g, दिस इज़ कॉल्ड m। चलो अलग से मान लेते हैं, हटाए गए पानी का वेट है यम, हम एज्यूम कर ले रहे हैं, हटाए गए पानी का मास है स्मॉल m, तो इसका भार कितना होगा, स्मॉल एम जी। और अगर इसको डेंसिटी फॉर्म में लिखना चाहो तो दोनों का वॉल्यूम v, रो होगा रो, डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी दोनों का अलग होगा बेटा, खुद से देख लो। इस मार्कर का घनत्व अलग होगा और इसको पानी में डुबा दे तो पानी का घनत्व अलग होगा, ठीक। तो v रो g,
पूरी परिभाषा क्लियर। और इन्होंने यही कहा था कि हटाए गए पानी का मास बराबर होगा किसके, उस वस्तु के भार के बराबर। तो ये क्या है, ये है हटाए गए पानी का भार, और ये क्या है, रियल मास। ठीक, यहीं से आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं, यहीं से एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं। आपसे सवाल पूछता है कि रियल वेट क्या होगा, आभासी वेट क्या होगा। पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं, आ जाओ यहाँ पे। आपसे कहता है इस वस्तु का रियल मास क्या होगा। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ये प्यारा सा डिब्बा है, हमने ये डिब्बा लिया। ठीक, ट्रू वेट का मतलब होता है रियल वेट। ठीक, सुनना बातों को बेटा, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा यहीं पे तुरंत। जो इसका रियल मास होगा, इसको जी से मल्टीप्लाई कर दो तो mg हो गया। भाई समझना, इसका मास m, जी से मल्टीप्लाई कर दो तो mg हो गया। दिस इज़ ट्रू वेट, दिस इज़ ट्रू वेट। आपसे पूछे किसी वस्तु का वास्तविक द्रव्यमान तो आप सीधा सीधा mg बोलो। ठीक, तो आभासी क्यों पूछा, आभासी का इसलिए पूछा कि जब इस लिक्विड को हम डाल देंगे, जब इस ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डाल देंगे तब कितना वेट हमें फील होता है, हमें उठाने के लिए कितना बल चाहिए, वो हमें कम प्रतीत होता है। आभासी भार उस भार को कहते हैं जब किसी वस्तु को आप लिक्विड में डुबा दो तो हमें कितना फील होता है, वो हमें कम फील होता है। तो कितना कम फील होता है, आइए उसको डिराइव कर देते हैं। ठीक है ना, तो एकदम आराम से इसी फार्मूले के थ्रू समझ लो, इसी फार्मूले के थ्रू समझ लो। चलो फिगर समझा देते हैं, फिगर के थ्रू अलग से बना देते हैं। ये हमने कोई बनाया फ्लूइड, ये हमने बनाया कोई फ्लूइड। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहाँ पे कंप्लीट, पूरा टू द पॉइंट। ट्रू वेट का मतलब होता है mg, ट्रू वेट का मतलब m, तो नीचे की तरफ वर्क करेगा mg। और जैसे mg वर्क करेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स वर्क करता है, बॉयंट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, जो कि पानी लगाएगा ऊपर की तरफ, पानी लगाएगा ऊपर की तरफ। तो अब जरा देखना, इन दोनों फोर्स में मारा मारी होगा। मारा मारी इन द सेंस एक फोर्स नीचे खींच रहा है, एक फोर्स ऊपर खींच रहा है। तो एक्चुअल में ये जो फोर्स है इन दोनों को संतुलित करो। कैसे संतुलित करो, समझना जरा सा। जब तक हवा में था बॉडी तो mg वेट, ट्रू वेट। आपसे पूछता है आभासी भार, अपैरेंट वेट, आपसे पूछता है अपैरेंट वेट, अपैरेंट वेट, आभासी भार कितना हमें फील होगा, आभासी भार कितना हमें महसूस होगा। तो ये पता है कितना महसूस होगा, जब कोई बॉडी लिक्विड में जाता है तो हमें कम भार प्रतीत होता है। कितना कम प्रतीत होता है, स्मॉल mg माइनस b, ये होता है स्मॉल mg माइनस b। और ज़रा गौर से देखो, हमने वस्तु को कैपिटल M माना है ना, तो चलो यहाँ भी कैपिटल M लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। भाई M ही लिखे हो तो M होगा, ये कैपिटल M, mg नीचे की तरफ लगेगा, और यहाँ पे ये mg जो होगा वो कैपिटल होगा mg। हर जगह m माने हो तो कैपिटल M मानो। अब इसी को अगर आप सॉल्व कर लो तो दिस इज़ योर एग्जैक्ट आंसर। तो आभासी भार का जवाब आ गया। मैं लिख देता हूँ, mg की जगह पे क्या लिखोगे, mg की जगह देखो ये है v सिग्मा g माइनस v रो g, और ये होता है आपका आभासी वेट W, आभासी वेट W। ये आभासी वेट है, W लिख दिए तो आभासी वेट। अब पता है मेरा इक्वेशन बेटा ये बिल्कुल सही है, 100% श्योर है। मैं क्लियरिफाई कर दूं, सिग्मा इज़ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब आपके बुक में उल्टा लिखे वो आपको समझना है, मैंने कंसेप्ट फील करवा दिया। कभी कभी बुक में ये उल्टा लिख देता है तो आप ये जवाब मत दे देना सर आप गलत पढ़ा दिए। फिर से बोल दे रहा हूँ, आप ये मत कहना सर आप गलत पढ़ा दिए। मैं पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ। दरअसल मैंने रो माना, मैंने सिग्मा माना वस्तु का घनत्व, तो वस्तु के भार में वस्तु का घनत्व आएगा v सिग्मा जी, पानी के घनत्व में पानी का घनत्व आएगा v रो जी। इसी को कहते हैं अपैरेंट वेट, इसी को कहते हैं आभासी भार। और आभासी भार जो होता है
mg में से घट जाता है बॉयंट फोर्स, ये हमेशा याद रखना, mg में से घट जाता है कौन, बॉयंट फोर्स, बॉयंसी फोर्स, और तब कहलाता है हमारा आभासी भार। तो ये पूरा अलग ही कंसेप्ट था आभासी भार का, निकालते कैसे हैं, और ये था हमारा कौन सा कंसेप्ट, आर्किमिडीज का। और अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो इन्हीं टॉपिक से, इसी अपेरेंट वेट से अब हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तुरंत इसी से। क्यों, थोड़ा सा भी, इतना हमने मेहनत करके लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। अब डूबने के लिए और तैरने के लिए क्या शर्त होता है वो बात कर लेते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। देखो, अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन का मतलब है तैरने का नियम, तैरने का नियम। तैरने के नियम, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। एक बात बताता हूँ आपको, तैरने से पहले जान जाओ तैरना कहते किसे हैं। तैरने से पहले, तैरने का नियम पढ़ने से पहले, लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ने से पहले ये तो जान लो कि तैरना कहते किसे हैं, क्योंकि यहीं से तो सवाल लगाओगे। कैसे सवाल लगाओगे, चलो देखो, बिल्कुल समझना अच्छे से। 3 फिगर बनाता हूँ, 3 डायग्राम से समझ जाओगे आप। तीनों में फ्लूइड भर देते हैं, तीनों में फ्लूइड भर देते हैं, ठीक। ये हमने फ्लूइड भर दिया। बेटा पता है, फ्लोटेशन, तैरने का मतलब होता है तैरना। अगर कोई बॉडी अंदर डूब गया, जैसे ये यम मास है, हर जगह एम माने हैं तो कैपिटल एम, ठीक बेटा, ये हर जगह जितनी जगह मैं लिख रहा हूँ कैपिटल एम। अगर कोई बॉडी इनसाइड अ फ्लूइड चल गया, इनसाइड अ फ्लूइड, इनसाइड फ्लूइड, इनसाइड फ्लूइड, तो एक बात बताएं, जब कोई वस्तु फ्लूइड के अंदर चला जाता है तो ये फ्लोटेशन में नहीं माना जाता है, इसको कह दिया जाता है ये डूब गया। आप याद करो, आप तैर रहे हो और तैरते समय जो आदमी पानी में डूब जाता है तो उसको तैरना कहते हैं कि डूबना कहते हैं, उसको डूबना कहते हैं। जब आदमी पानी में तैरते हो तो तैरना कब कहते हो, जब वो ऊपर दिखता रहे, और जो लोग डूब जाते हैं तो उनको डूबना कहते हो ना, ये चीज़ है। अगर बॉडी फ्लूइड के अंदर चला गया तो ये फ्लोटेशन में नहीं गिना जाता है, दिस इज़ नॉट फ्लोटेशन। इसको अब हटा दो, एक केस हमने बनाया तुरंत हटा दिया, इसको छोड़ो। फ्लोटेशन किसे कहते हैं पहले मार्क कर दें, इसे कहेंगे और इसे कहेंगे। कैसे, जब हमारा ऑब्जेक्ट आधा हवा में हो और आधा पानी में हो, आधा हवा में हो और आधा पानी में हो, इसको कहते हैं फ्लोटेशन। और या तो फिर थोड़ा सा ऊपर हो, ज़्यादा नीचे हो, तो भी कहते हैं फ्लोटेशन। इसको कहते हैं आंशिक तैरना। आंशिक मतलब कम कम तैरना, कम मतलब इसको कहते हैं आंशिक, बहुत थोड़ा सा तैरना। लॉजिक वाइज समझ लो, ये केस है आधा तैर रहा हो आधा डूब रहा हो तो भी तैरने में आएगा, और थोड़ा सा ऊपर तैर रहा हो तो भी आएगा तैरने में। तो ये 2 प्रॉपर्टी कहलाती है तैरना। अब हम बताएं, जो इतना मेहनत करके इस बात को समझ लिया उसको जवाब क्लियर, 1 मिनट में क्लियर। कैसे क्लियर, चलो, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखोगे अपर साइड बॉयंसी वर्क करेगा ना, बॉयंसी। इसी फिगर से आ जाओ, नीचे की कहानी छोड़ दो, नो मैटर, नीचे का छोड़ दो, बस फिगर देखो। कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे उस पर एक फोर्स mg वर्क करेगा, तुरंत फोर्स वर्क करेगा, अप थ्रस्ट अपर साइड, अप थ्रस्ट। मैं कहता हूँ केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, अगर हमारा b बड़ा हो जाए और mg छोटा हो जाए, अगर हम कह दें ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो जाए और नीचे वाला फोर्स छोटा हो जाए तो क्या होगा, ज़रा देखो, फील करो। ऊपर वाला खूब जोर लगा के खींच रहा है, बड़ा बड़ा, तो तुम तैरोगे कि डूबोगे, तो ये तैरने का केस है, क्लियर। और बी क्या है, स्मॉल mg। स्मॉल mg क्यों, बॉइंट वाला पानी के द्वारा, स्मॉल mg इज़ ग्रेटर देन कैपिटल mg, दिस इज तैरने का लॉ, केस फर्स्ट। दूसरा केस सेकेंड, अगर हमारा b बराबर mg हो जाए, b बराबर mg, और m कौन सा, कैपिटल। मैं बार बार कैपिटल लिख रहा हूँ क्योंकि इसी फिगर को देखो, इसी फिगर को, नीचे mg ऊपर पॉइंट, b बराबर mg। अगर हमारा बॉइंट फोर्स mg के बराबर हो जाए तो भी कहता है तैरने का नियम, ये तो भी तैरने का नियम। बोले थे ना आधा ऊपर आधा नीचे, तो ये वही केस है, ये भी आएगा तैरने में, फ्लोटेशन में ये भी आएगा।
केस थर्ड। अब फील करो लास्ट लैंग्वेज, अगर हमारा mg बड़ा हो जाए और b छोटा हो जाए। लास्ट केस देखो, अगर नीचे वाला फोर्स बड़ा हो जाए, mg बड़ा हो जाए, b छोटा हो जाए, क्या होगा रिजल्टेंट? फील करो, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा, नीचे फोर्स ज़्यादा, डूब जाओगे ना, और डूब गए तो दिस इज़ नॉट फ्लोटेशन, दिस इज़ नॉट फ्लोटेशन। मतलब अगर mg बड़ा हो जाए, b छोटा हो जाए तो दिस इज़ नॉट फ्लोटेशन। इसका मतलब मैंने क्या लिखा है? कैपिटल mg इज़ ग्रेटर देन स्मॉल mg। पूरा कंसेप्ट क्लियर? दिस इज़ लॉ ऑफ फ्लोटेशन। पूरे लॉ ऑफ फ्लोटेशन का केस हमने रीड कर लिया, पूरे बॉयंसी फोर्स, पूरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। मैंने भरसक कंप्लीट कोशिश किया, हर एक पॉइंट आपको कोरिलेट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इतने पॉइंट्स क्लियर, लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्लियर। अब हमारा क्या बचा है? अब हमारा बचा है मैनोमीटर का कंसेप्ट। मैनोमीटर क्या होता है? ये दाब को नापने वाली मशीन होती है। चलिए इसको भी रीड कर लेते हैं। ये बिल्कुल थियोरेटिकल टॉपिक है, लास्ट में जो डिस्कस कर रहा हूँ। हमारा टॉपिक है मैनोमीटर। पहले मैं क्लियर कर दूँ दो बातें जो हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। मैनोमीटर, हिंदी में भी मैनोमीटर। आपको बता दें, साइड में बता दें, दाब को नापने की दो मशीन होती है। एक कहलाता है बैरोमीटर, ये हमें नहीं पढ़ना है। एक होता है मैनोमीटर हमें पढ़ना है, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। दो टाइप का होता है दाब को नापने की मशीन। कैसी मशीन होती है? बिल्कुल सिंपली फास्ट में कवर करो, फील करो कैसे रीड करते हैं। मैनोमीटर में एक हम यू शेप की नली लेते हैं, यू शेप की नली, और जेन्युइन केस के थ्रू समझना, इसके अंदर हम फ्लूइड भर देते हैं। ज़रा थोड़ी देर के लिए फील करो, अंदर हम फ्लूइड भर देते हैं। एक बात समझना, जब ये दोनों तरफ से खुला होता है, एक्चुअल में मैनोमीटर में हम खुली नली लेते हैं, दोनों तरफ से खुली नली लेते हैं, तो इधर से भी प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, इधर से भी प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। जब दोनों तरफ से समान प्रेशर लग रहा है तो क्या ये फ्लूइड मूव करेगा? नहीं मूव करेगा, मतलब ये पैरेलल होगा, एकदम पैरेलल। अब इसका सेकंड हम फेस क्या करते हैं, इसी नली को हम जोड़ देते हैं किससे? एक गैस के हौज के थ्रू। हौज मतलब एक गैस के पाइप से हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। यही नली यू शेप की नली है, बस समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। हम इस नली को लिंक कर देते हैं किससे? एक पाइप के जार से, जहाँ का हमें प्रेशर डिफाइन करना है, मतलब जिस भी हमें गैस का प्रेशर डिफाइन करना है उसके हम प्रेशर से इसको जोड़ देते हैं, इसको लिंक कर देते हैं, ये ऐसे। ठीक, ये हम ऐसे लिंक कर दिए। चलो अब हम क्या करेंगे, पता है ये प्रेशर नापने की मशीन है बेटा, दाब नापने का। तो पहला केस था जब यू ट्यूब टाइप की शेप नली का थी, कुछ भी नहीं भरे थे, तो ये लिक्विड था, लिक्विड का रो था डेंसिटी रो, हमने एज्यूम कर लिया डेंसिटी रो। तो जब दोनों तरफ समान प्रेशर तो नो इफेक्ट, कोई दाब नहीं, समान दाब। अब इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, ये है इसका यूज़। यहाँ पे कोई गैस भरी है जिसका हमें दाब निकालना है, ये कोई गैस भरी है, इसका दाब हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? उस गैस को ले जाओ और इस पाइप के एक सिरे से जोड़ दो, ये मैंने जोड़ दिया। तो क्या होगा, चलो आ जाओ, इसके अंदर फ्लूइड भरा है ना, इसके अंदर फ्लूइड भरा है ना, तो ज़रा खुद से समझो, जब हम गैस से जोड़ेंगे तो गैस प्रेशर लगाएगा। सिंपल सी बात है भाई, गैस का प्रेशर मेज़र करना है तो ये प्रेशर लगाएगा ना, यहाँ पे प्रेशर लगाएगा। जब प्रेशर लगाएगा तो गैस की ये पाइप उठ जाएगी, ये जो वाटर लेवल है मतलब लिक्विड का लेवल है उठ जाएगा। कितना उठा? हमने एज्यूम कर लिया एच हाइट उठ गया, हमने एज्यूम कर लिया एच हाइट उठ गया, तो यही इसका प्रेशर होगा ना। आओ इस कंसेप्ट को फील करते हैं। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी,
अगर हम इस पॉइंट के थ्रू देखें तो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी, यही लिखोगे ना, प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी। सेम यही लाइन यहाँ पर भी देखो, हम मान लेते हैं दिस पॉइंट इज ए, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए और दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट टू बी। तो जेन्युइन केस के थ्रू लगाते हैं, आपके सामने लिखते हैं P ऑफ ए इज इक्वल टू P ऑफ बी। ठीक, कहोगे सर ये क्या, सोचो, P ऑफ ए क्या है, ए पॉइंट पर प्रेशर क्या है, गैस का प्रेशर, क्योंकि गैस प्रेशर लगा रही है। तो जब गैस प्रेशर लगा रही है तो अब यहाँ का प्रेशर हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। क्यों, क्योंकि गैस प्रेशर लगा रही है। तो गैस के प्रेशर लगाने से ये कितना उठ गया, ये कितना उठ गया, h हाइट उठ गया। तो ये जब h हाइट उठा होगा तो यहाँ फिर भी तो वर्क कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये देखो एटमॉस्फेरिक अभी भी वर्क कर रहा है। तो B पॉइंट पर, एट B पॉइंट, इस पॉइंट पर दो प्रेशर वर्क कर रहे हैं, इज इक्वल टू, एक होगा P0 और एक होगा रो जी एच। याद करो इस चीज़ को, h हाइट के फ्लूइड के कारण कितना प्रेशर लगता था, h हाइट के फ्लूइड के कारण रो जी एच। दिस इज़ योर एग्जैक्ट आंसर ड्यू टू मैनोमीटर प्रेशर। मैनोमीटर प्रेशर के थ्रू जो हम प्रेशर मेज़र करते हैं वो ये कॉन्सेप्ट था। सर शायद कम समझ में आया, ऐसा कहोगे, नहीं कहोगे आप, चलो मैं समझा देता हूँ ना। भाई दो पॉइंट पे प्रेशर सेम था, क्यों, जब ये नली दोनों तरफ से खुला था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम इस मशीन को क्यों बनाए, हम इस मशीन को इसलिए बनाए ताकि गैस का प्रेशर मेज़र कर सकें। तो जिस भी गैस का प्रेशर मेज़र करना है इस नली पे ले जाके जोड़ दो, मैंने जोड़ दिया। तो ये गैस प्रेशर लगाएगा ना, क्योंकि आपको गैस का प्रेशर बताना है, तो ये प्रेशर लगाएगा। जब गैस प्रेशर लगाएगी तो ये उठ जाएगा, जब उठ जाएगा तो कितना हाइट उठा, h हाइट उठेगा। सवालों में वही दिया रहेगा कि गैस के दाब ने इतना ऊंचाई उठा दिया। तो जब इतना ऊंचाई उठा दिया तो हम फिर इक्वेशन लगाएंगे, PA बराबर PB से मतलब, अरे हिंदी मीडियम में समझ जाओ, PA बराबर PB से। तो A पॉइंट पे प्रेशर क्या है, पहले था P0, लेकिन अब हो जाएगा गैस का प्रेशर। क्यों, क्योंकि ये गैस प्रेशर लगाएगा एट पॉइंट। तो A के जगह पे क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ गैस। B पॉइंट पे कितना प्रेशर, B पॉइंट पे दो प्रेशर वर्क करेंगे, एक ऊपर से एटमॉस्फेरिक रुका थोड़े ही ना है, एक तरफ से प्रेशर, और कितना एक्स्ट्रा, रो जी एच। तो ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर ड्यू टू दिस थ्योरी। सारी बातें क्लियर। कभी कभी आपसे इसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन के थ्रू सवाल पूछ लेगा, बहुत रेयरली आपको लिख देता है P माइनस P0 इज इक्वल टू रो जी एच। वो ये भी कह सकता है, कोई बात नहीं, दाएं बाएं कर दो, जो प्रेशर ऑफ गैस लिखे हो इसको P कह देगा, सिर्फ और सिर्फ P कह देगा। ये क्या है, प्रेशर, प्रेशर, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, आई होप सारी बातें क्लियर समझाया था। आज के टॉपिक में बेटा बिल्कुल हम फार्मूले के बारे में बात करेंगे, एकदम प्योर फार्मूला, एकदम प्योर थियरी पार्ट, और टू द पॉइंट सिर्फ आपको नोट करना है, मैं भी नोट करूंगा, आप भी साथ में नोट करते जाइएगा। प्योर यहाँ पे समझने वाला कोई पॉइंट नहीं है। फार्मूला याद तो सवाल लग जाएगा, नहीं याद है तो नहीं लग पाएगा। ठीक है, क्या क्या है छोटे पॉइंट्स हम कवर करते जाते हैं, यहीं से आपको भी नोट करते हुए चलना है। देखो एक्चुअल में छोटे से पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, हर एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। ठीक है, क्या है पहला पॉइंट, जो हमारा द्रव होता है, द्रव, द्रव, ये द्रव बर्तन के ऊपर, बर्तन मतलब जो भी पात्र है, जो भी ऑब्जेक्ट है, द्रव हमारा बर्तन पर बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है। ये बात याद रखिएगा, बाहर की तरफ क्या लगाता है, दाब लगाता है। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जब हमारा लिक्विड प्रेशर लगाता है तो बर्तन पे ऐसे लगाता है, बाहर की तरफ, ऐसे कुछ, मतलब बाहर के डायरेक्शन में। ठीक, और क्या है, द्रव के अंदर, द्रव के इनसाइड, ये पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकंड, पॉइंट सेकंड, द्रव के भीतर, द्रव के भीतर जो प्रेशर होता है ये आपका डिपेंड करता है गहराई पर, जैसा कि हमने पढ़ा था रो जी एच। ठीक, गहराई पर। तीसरा पॉइंट,
एक ही क्षैतिज पॉइंट पर, ये बना दे रहा हूँ, द्रव के एक ही तल पर क्षैतिज पर दाब हमारा समान होता है, दाब हमारा समान रहता है। ये 3 पॉइंट। और क्या है, अब 4th पॉइंट बात कर लेते हैं। ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। समान गहराई पर मतलब सेम डेप्थ में समान गहराई पर जो दाब होता है, द्रव दाब मतलब द्रव का दाब, ये डेंसिटी पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर निर्भर करता है, मतलब घनत्व पर निर्भर करता है। वही रो जी एच, कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा, यही रो जी एच पर डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये समान गहराई पर है, ठीक है। और विभिन्न द्रवों का मतलब अगर हम अलग अलग फ्लूइड लेते हैं, डिफरेंट फ्लूइड, तो वो भी डेंसिटी पर डिपेंड करता है इसी रो पर। रो बदल दोगे तो प्रेशर बदल जाएगा, ठीक, यहीं से कोरिलेट कर दे रहे हैं। अब इतना हम बेसिक पॉइंट पढ़ लिए, आगे चलते हैं। आखिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ क्या है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा यूजेस पढ़ लेते हैं। यूजेस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यूजेस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लेकिन उसका उपयोग क्या है वो हमने नहीं पढ़ा था। उस उपयोग को हम पढ़ लेते हैं। यूजेस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? पहला पॉइंट, आपेक्षिक घनत्व निकालने में, मतलब रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन करने में। पहला चीज़ आपेक्षिक घनत्व निकालने में, आपेक्षिक घनत्व। दूसरा पॉइंट हाइड्रोमीटर का घनत्व निकालने में, हाइड्रोमीटर का घनत्व निकालने में, हाइड्रोमीटर का घनत्व ज्ञात करने में। तीसरा पॉइंट लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता जांच करना, ये याद रखिएगा। लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता का परख करना, बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। शुद्धता की परख करना, परख मतलब वही परखना, ठीक है ना। ये पॉइंट आप रिमेंबर रखिएगा, इसको मैं थोड़ा मार्क कर दे रहा हूँ। लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता का मतलब परखना, मेजरमेंट करना। और लास्ट प्रिंसिपल यहीं पे लिख देते हैं, फिर वहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नाव का स्ट्रक्चर और आकार, मतलब उसके संरचना, ये नाव की या फिर पनडुब्बी, ये बनते समय इसकी संरचना इन्हीं के कंसेप्ट पे डिफाइन किया जाता है। संरचना, स्ट्रक्चर, बस ये लास्ट पॉइंट, ठीक है। जब हम नाव बनाते हैं, पनडुब्बी बनाते हैं, तो एक्चुअल में इस कंसेप्ट को, उसके स्ट्रक्चर को किस पे लेते हैं, तो यूजेज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे लेते हैं। कितना पानी हटा सकता है वस्तु, इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं। इतनी बेसिक पॉइंट क्लियर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डेंसिटी के बारे में, ठीक है ना। थोड़ा डेंसिटी के बारे में, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक। रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट रीड कर लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी पूरा फार्मूला टॉपिक है। रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व इसी को कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व क्या है? आपेक्षिक घनत्व लिखते हैं। पहला फॉर्मूला, पदार्थ का घनत्व कुछ भी हो, जिस भी पदार्थ का घनत्व चाहिए हमें वो चाहिए। पदार्थ का घनत्व इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होल डिवाइड बाई डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर, मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, ठीक है ना। इसी चीज़ को कहते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होल डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ अ वाटर इन 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सेम इसी चीज़ को, सेकेंड फार्मूला इसी से कोरिलेट।
सेकंड फार्मूला इसी से कोरिलेट यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। पदार्थ का भार वेट ऑफ सब्सटेंस और इसके बाद समान आयतन के जल का भार, समान आयतन के जल का भार। ये प्योर फार्मूले पर सवाल है, मतलब ये लग रहा होगा कि सर ये लिख क्या रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एज इट इज़ डिट्टो इस पर सवाल पूछे हैं, सवाल एकदम एज इट इज़ इसी पर, ठीक है। ये यहाँ तक चीज़ें। तीसरा फार्मूला वेट ऑफ अ सब्सटेंस इन एयर, वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर, वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर होल डिवाइड बाई लॉस ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस इन वाटर, ये चीज़ें, ठीक। ये 3 फार्मूले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। अगर इसके बाद और आपको रीड करना है, एक बस और लिख देता हूँ। वैसे 3 ही रिमेंबर रखना, 1 2 3 मैंने प्रियोरिटी वाले लिखे हैं, एक और नोट कर देते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको रिमेंबर रख सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। उसी तरह ये सब रिलेटिव वस्तु का ही है, वस्तु की मतलब अपेक्षिक घनत्व की बात कर रहे हैं। वस्तु का वायु में भार, ये प्योर फार्मूले हैं, बिल्कुल एज इट इज़ रिमेंबर रखना पड़ेगा। इनटू द्रव का आपेक्षिक घनत्व, होल डिवाइड बाई द्रव के वस्तु के भार में कमी, द्रव के वस्तु के भार में कमी। वो अपेरेंट वेट वाला कंसेप्ट पढ़े थे ना, वहीं से रिलेटेड टॉपिक है। 4 टॉपिक बिल्कुल एज इट इज़ रिमेंबर रखना। और इसके बाद हम छोटा सा अब डिस्कस कर लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी का सफिशिएंट है इतना। यहाँ पर मैंने याद करो पिछले क्लास लेक्चर में बोला था एक बात, बैरोमीटर एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम लोग प्रेशर को मेज़र करते हैं। बैरोमीटर थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, गिवन है यहाँ पे बैरोमीटर के थ्रू जो प्रेशर मेज़र करते हैं, ये भी प्रेशर मेज़र करता है। क्या खूबियाँ हैं इसमें समझना। एक्चुअल में एक नली होती है, कैसी, परख नली टाइप, ये हम चलो बना देते हैं विद फिगर। इसमें हम भरते हैं पारा, पारा समझते हैं ना, मरकरी Hg, ठीक, मरकरी भरते हैं। अब यहाँ पे एक ऐसे हम मशीन लगाते हैं, वो ऐसे होता है, ये कुछ ऐसे यू शेप का। ये परख नली आप बचपन में देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, तो ऐसा शेप होता है। इसको रखते हैं तो ये जो फ्लूइड है ना, ये यहाँ तक चढ़ जाता है। चढ़ने का इन द सेंस जब इसको उल्टा करके भरते हैं तो इसमें चढ़ जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये जितनी हाइट चढ़ता है ये बिल्कुल फिक्स है, ये मशीन बिल्कुल फिक्स होता है। ये हाइट चढ़ता है 76 सेंटीमीटर, ये हाइट चढ़ता है 76 सेंटीमीटर। मतलब इस पर ऐसे नंबरिंग करके खाँचे करके लिखे होते हैं मीटर स्केल में, ऐसे देख लो, ऐसे मीटर स्केल करके नंबर लिखे होते हैं। ये 76 सेंटीमीटर खाँचे में ऊपर चढ़ता है, ठीक है ना, 76 सेंटीमीटर। और जब 76 सेंटीमीटर चढ़ता है तो हम रूल जानते हैं, जो प्रेशर होता है रो GH, ये फार्मूला होता है। तो रो की जगह रखते हैं डेंसिटी ऑफ मरकरी, दिस इज़ 13.6 इंटू 10⁻³ ये इसकी डेंसिटी है। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 से, क्यों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको अगेन मल्टीप्लाई करते हैं किससे, हाइट से। तो हाइट वाला होता है 76 इंटू 10⁻²। ये वैल्यू जब रखते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से हमको निकल के आता है 1 इंटू 10⁵ पास्कल। ये हम एक्सपेरिमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम ये जांच सकें क्या ये मेरी मशीन सही है।
क्या ये बैरोमीटर सही दाब बता रहा है? तो ये इसके अंदर मरकरी भरा होता है और ये लिक्विड खाली होता है। ये जो सॉरी लिक्विड कर रहा हूँ, ये जो नली देख रहे हो ये खाली होता है, लेकिन जब उसमें भरते हैं तो ये चढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली चढ़ जाता है। कितनी हाइट चढ़ता है? 76। तो उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, 13.6 मरकरी की डेंसिटी है, 9.8 जी की वैल्यू है और हाइट है 76 सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर दिए, आंसर आया 1 × 10⁵ और ये प्रमाण है इस बात का कि हमारी मशीन सही जवाब दे रही है, क्योंकि ये समुद्र लेवल पर डिफ़ाइन किया गया है, समुद्र के लेवल पे जाके डिफ़ाइन किया गया है। अगर आपको प्रेशर मेज़र करना है किसी ऑब्जेक्ट का तो उसके पास ले जाके रखो, ये जितना हाइट चढ़े वहाँ पे वो हाइट रख देना। इसी फॉर्मूले में अगर किसी का प्रेशर मेज़र करना चाहते हो तो ये कितना हाइट चढ़ेगा वहाँ पे एच की वैल्यू रख देना, आपको उस ऑब्जेक्ट का प्रेशर निकल के चला आएगा। इतनी बातें क्लियर। अब इसके बाद हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, बर्फ़ के सेल से रिलेटेड फार्मूला। मतलब होता क्या है कि कुछ सवाल हैं आपके इससे रिलेटेड। बर्फ़ की जब मोटी लेयर जम जाती है तो उसके सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, इसी दाब के रिलेटेड बिल्कुल प्योर फार्मूला है। चलो देखो क्या है फार्मूला। फॉर फ्लोटिंग बॉडीज़, पहले इसको नोट कर लो, फॉर फ्लोटिंग बॉडीज़, फॉर फ्लोटिंग बॉडीज़, केवल तैरते हुए के लिए, केवल तैरते बॉडी के लिए लगाना है इसको, और किसी के लिए मत लगाना, केवल तैरते हुए बॉडी के लिए। पहला फार्मूला किसी ठोस के, किसी सॉलिड के डूबे हुए भाग का आयतन, किसी ठोस के डूबे भाग का आयतन जो होता है, डूबे भाग का आयतन डिवाइड बाई कुल आयतन, कुल आयतन किसका? ठोस का, उसी ठोस का, मतलब ठोस के डूबे भाग का आयतन डिवाइड बाई कुल आयतन किसका? इसी ठोस का। ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है? ठोस का घनत्व तथा ठोस का घनत्व, ठोस का घनत्व और द्रव का घनत्व के बराबर होता है, द्रव के घनत्व के बराबर होता है। ये पहला फार्मूला। और अगर हम डूबे भाग का आयतन, अब इसी से रिलेटेड अगर हम डूबे भाग के आयतन के बारे में बात करें कि कितना डूब चुका है, तो डूबे हुए आयतन के लिए ये था ऊपर की तरफ तैरते, अब डूबे भाग के आयतन, या इसी फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, चलो एक सेकंड, इसी फार्मूले से, इससे हम क्या करना है, डूबे भाग का आयतन। तो हम करते क्या हैं कि ठोस का आयतन पहले हम लिखते हैं फिर बता रहे हैं, ठीक। ठोस के आयतन, ठोस के आयतन मल्टीप्लाइड बाई ठोस का घनत्व, ठोस का घनत्व होल डिवाइड बाई द्रव का घनत्व, ठीक। ठोस का आयतन, ठोस का घनत्व डिवाइड बाई द्रव का आयतन, और इज इक्वल टू इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ठोस का द्रव्यमान, ठोस का द्रव्यमान होल डिवाइड बाई द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व। एक्चुअल में डेंसिटी की सहायता से हम मास कैसे निकालें उसी बॉडी का, उसके लिए ये फार्मूला है। मतलब ये तो तैरते हुए पे कंसेप्ट पे, मतलब डूबा हुआ कितना तैर रहा है इस पर, और उसी बॉडी का अगर हमें मास निकालना हो तो सेम अपर फार्मूले को थोड़ा सा इंटरचेंज करके इस फार्मूले से हम आंसर निकाल सकते हैं। और यहीं से हमको एक रिज़ल्ट पता चलता है,
रिजल्ट थर्ड, यहाँ से एक बात समझाते हैं। अगर दो अलग अलग ठोस दो डिफरेंट सॉलिड हैं और ये कहाँ डूब रहे हैं, अलग अलग आयतन में, मतलब V1, V2 अलग अलग आयतन में डूब रहे हैं, अलग अलग आयतन में। अगर ये डूब रहे हैं अलग अलग आयतन में और इनका घनत्व किसका, द्रव का घनत्व भी क्या है, D1, D2 डेंसिटी। तो आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे ऐसे सवालों के लिए, V1 D1G मल्टीप्लाइड बाई V2 D2G, दोनों का मास सीधा सीधा बराबर कर दो। ठीक, मतलब ये हमने क्या किया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। यहाँ पे हम चीज़ों को कोरिलेट करके एक रिलेशन निकाल सकते हैं। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन हम निकाल सकते हैं क्या, इस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए V1 बाई V2 दोनों के वॉल्यूम का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है D2 बाई D1 के, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन आया कैसा, घनत्व के साथ। V1 बाई V2 का रेशियो D2 बाई D1, यहाँ से देख लो G से G कट गया। बस ये एक फार्मूला रिमेंबर रख लेना, सिर्फ और सिर्फ एक ये रिमेंबर फार्मूला याद रख लेना। ठीक, आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मतलब मैक्सिमम टॉपिक इस बातों पे कंप्लीट हो जाएंगे। बस ये छोटे से फार्मूले थे। अब आप सोच रहे होगे क्यों आज का टॉपिक थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, बट देखो है क्या, प्योर बिल्कुल फार्मूले पर बेस्ड था। इसका कोई डेरिवेशन नहीं पॉसिबल है, इसका कहीं से डेरिवेशन हम सॉल्व नहीं करवा सकते, इसीलिए हमें आज का टॉपिक बिल्कुल थियोरेटिकल लेना पड़ा। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने सारे पॉइंट नोट करवा दिए। अब हाँ, मानते हैं थोड़ा प्रॉब्लम होगा रिमेंबर करने में, लेकिन हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई दवा होती है। आप इस फार्मूले को 2 बार 3 बार लिखो, या बहुत प्रॉब्लम हो 5 बार लिख लो, 100% श्योर है याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद। ठीक है, बट इस फार्मूले को रिमेंबर रख सकते हो, ये मोस्ट है आपके लिए, मोस्ट प्रोबेबल है, इसको याद रखना। ठीक है, यही आज का हमारा टॉपिक हाइड्रोस्टैटिक कंप्लीटली समाप्त होता है। आज के टॉपिक पर अगर आपको किसी सवाल में प्रॉब्लम होता है तो एप्लीकेशन या फिर डिस्क्रिप्शन में गिवन नंबर पर आप बात कर सकते हैं, मीन्स अपने प्रॉब्लम को भेज सकते हैं, जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक आज हमारा कंप्लीट होता है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक पर किसी नए यूनिट के साथ फिर हम आगे आएंगे। थैंक यू।